हेलो बच्चों। और आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले क्लास 12 का सिलेबस। जो सीबीएसई के बच्चे हैं जिनका एग्ज़ाम आपको मई के महीने में होने वाला है, ठीक है, उनके लिए जो सेशन है वो बहुत अच्छा होने वाला है। और बस आपको करना यही है कि आपको रेगुलरली जो आपको वीडियोस देखने हैं, ठीक है। और अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप मेरे को जो है टेक्स्ट कर सकते हो। एक किसी टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होता है तो आप जो डिस्कस कर सकते हो। यू कैन टेक्स्ट मी आउट जब भी कुछ मौका मिलेगा। मुझे लगता है कि कुछ ऐसा बड़ा चीज़ होगा, कोई ऐसा जो बड़ा टॉपिक होगा तो उसको मैं फिर से जो आपको डिस्कस करूँगा, ठीक है। और एट सेम टाइम मैं आप लोग को जो है कोशिश करूँगा कि जो आपको आसान से आसान तरीके से हर चीज़ बता सकूँ। और यह आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि बिकॉज कि जो है आपको लॉकडाउन के चलते बहुत सारे बच्चे बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं कर पाए हैं, या फिर किए भी हैं तो आपको सफिशिएंट नहीं है कि एग्ज़ाम दे सको। तो उन लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जो रेगुलर इस वीडियोस को देखते हो तो मेरी कोशिश रहेगी कि आपको आपके एग्ज़ाम के पहले तक मैं आपको सारा का सारा जो आपको 12 का सिलेबस कंप्लीट कर दूँ। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का जो स्टार्ट होने वाला जो टॉपिक है वह हम लोग का जो सॉलिड स्टेट है, ठीक है। सॉलिड स्टेट हम लोग जो क्या करेंगे 2 या 3 पार्ट में, या फिर मे बी उससे ज़्यादा ही पार्ट्स में आपको जो कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा मैं। हर एक चीज़ को जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि जो सॉलिड स्टेट जो आपको कंप्यूटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। देख लीजिए, जो हम लोग का सॉलिड स्टेट होता है वैसा हम लोग जानते हैं क्या कि जो आपको जो ये स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं वो आपको बेसिकली 3 तरीके के होते हैं। एक तो सॉलिड, दूसरा आपको लिक्विड और तीसरा आपको गैस, है कि नहीं। ऐसे तो आपको जो कुछ लोग बोलते हैं क्या कि दो और जो आपको स्टेट्स ऑफ मैटर है, बट हम लोग को जो आपको स्पेसिफाइड तरीके से जो आपको पढ़ना नहीं है, ठीक है। तो जैसे कि आपको जो है बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट एंड प्लाज्मा स्टेट आप लोग को जो स्टेट्स ऑफ मैटर तो हैं, ठीक है, डिस्कवर भी हो चुके हैं, बट एज फार एज आर सिलेबस इज कंसर्न उनके बारे में हम लोग को उतना ज़्यादा चीज़ डिटेल नहीं जानना है। तो व्हाट इज स्पेशल अबाउट द सॉलिड, विदाउट कि भाई मैं डिफरेंस बताऊं कि क्या सॉलिड है, क्या लिक्विड है, क्या गैस है। जो हम लोग सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं तो हम लोग सीधा का सीधा जानते हैं कि व्हाट इज स्पेशल अबाउट द सॉलिड, क्यों हम लोग इसको पढ़ें, ठीक है। तो कुछ खास कैरेक्टरिस्टिक होता है सॉलिड का, वो हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो कहते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक हो, देख लीजिए क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है सॉलिड का। पहला चीज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड शेप। ध्यान दीजिएगा, इसका एक फिक्स वॉल्यूम भी होता है और एक फिक्स शेप भी होता है, ठीक है। यू कैन कॉल इट रिजिड, यह रिजिड होता है। वेल अगर हम लोग देखें इसके पार्टिकल को, ठीक है, तो पार्टिकल्स जो होते हैं वह एक दूसरे से बहुत ज़्यादा नज़दीक में रहते हैं। इनका जो इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है बहुत कम होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, at the same time we can say that less interparticle space। ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण से जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड के इतना ज़्यादा क्लोज होते हैं कि बस वह एक जगह पे वाइब्रेट कर सकते हैं बट अपने जगह को छोड़ नहीं सकते। तो यू कैन सी हाउ कॉम्पैक्टली दीज आर पैक्ड। तो आप कहोगे कि सर जो आपको अगर इतना ज़्यादा क्लोज है तो वाइब्रेशन करने की क्या ज़रूरत है। तो आप जो है गो बैक टू द थर्मोडायनामिक्स, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स में जो आपको टेम्परेचर को डिफाइन किया गया है,
वहाँ पे आपको जो रेंडमनेस के मेजरमेंट को जो आपको टेम्परेचर कहा जाता है। एट द सेम टाइम अगर कोई सॉलिड है उसका कुछ ना कुछ तो टेम्परेचर होगा जिसके कारण से वह उसके पार्टिकल्स जो आपको वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि आपको पार्टिकल्स कैन ओनली वाइब्रेट बट कैन नॉट लीव देयर प्लेसेस। ठीक है, अपने जगह को आप छोड़ नहीं सकते पार्टिकल्स। ठीक है, अगर अब ध्यान से दिया जाए तो अगर पार्टिकल्स जो आपको अपने जगह को छोड़ नहीं सकते तो यहाँ पे हम लोग एक खास बात हो सकती है क्या कि जो मीन पोजीशन होता है पार्टिकल्स का थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक दूसरे से रिलेशन में, वह आपको फिक्स होगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, जो मीन पोजीशन होगा पार्टिकल्स का वह थ्री डायमेंशनल स्पेस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में फिक्स होगा। और यही जो आपको खास बनाती है हम लोग को जो सॉलिड स्टेट की। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या पार्टिकल्स आर फिक्स्ड with respect to each other in the three-dimensional space। थोड़ा ध्यान दीजिए बच्चा, अगर आपको जो लिखना ही है तो कंप्लीट थ्री डायमेंशनल स्पेस लिखोगे। 3D आपके नोट्स पे बनाने के लिए मैंने लिख दिया है। ठीक है, जब भी आप जो आंसर लिखोगे तो आप कंप्लीट आंसर लिखोगे, कोई शॉर्ट टर्म यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ट्राई टू अवॉइड शॉर्ट टर्म्स। ठीक है, आप जो है कंप्लीट वर्ड यूज़ करो, ज़्यादा बेटर होगा आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो यह इसकी खास बात होती है। ठीक है, अब हम लोग देखें जरा कि आपको सॉलिड भी कितने तरीके के होते हैं। ठीक है, बेसिकली जो हम लोग के सॉलिड बेसिकली जो सॉलिड्स होते हैं वह आपको दो किस्म के होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स बिटवीन दैम। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, पहला हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, इसमें आपको दो किस्म के जो आपको होंगे। ठीक है, एक तो आपका होगा अमorphous सॉलिड। ठीक है, और सेकंड होगा आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड। दोनों का जो है डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, जो अमorphous सॉलिड होता है इसको हम लोग सूडो या फिर फॉल्स सॉलिड भी कहते हैं। ठीक है, और वही जो हम लोग क्या करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को ट्रू सॉलिड कहा जाता है। ठीक है, अगर मैं इसका स्ट्रक्चर दिखाऊं, ठीक है, पार्टिकल्स कहाँ मिलते हैं तो कोई एक फिक्स अरेंजमेंट नहीं रहता है पार्टिकल्स का। कहीं पे भी पार्टिकल्स आपको रह सकते हैं, तो नो फिक्स्ड ज्योमेट्री ऑफ पार्टिकल्स। बट मैं दिखाऊं जरा क्रिस्टलाइन सॉलिड का। ठीक है, तो पार्टिकल्स विल बी प्लेस्ड एट अ फिक्स्ड इंटरवल। तो फिक्स्ड जो आपको ज्योमेट्री बनाते हैं हम लोग के क्रिस्टलाइन सॉलिड।
तो इस प्रकार से फिक्स्ड अरेंजमेंट होता है पार्टिकल्स का इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, बट हम लोग कह सकते हैं क्या कि यहाँ पे फिक्स्ड अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स है कि नहीं? वेल, थोड़ा कुछ पॉइंट्स छूट चुका है तो आप पूरा कर सकते हो। अगेन दिस इज हाउ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लुक। ठीक है, तो मैं इसमें कह सकता हूँ क्या कि नो फिक्स्ड ज्योमेट्री ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड ज्योमेट्री ऑफ arrangement of particles in three-dimensional space। एक और खास बात होती है इसकी कि जो अमorphous सॉलिड होते हैं वो आपको आइसोट्रोपिक in नेचर होते हैं। ठीक है, और आइसोट्रोपिक और अनिसोट्रोपिक क्या होता है कि जस्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, और ये हम लोग का अनिसोट्रोपिक नेचर होता है। ठीक है, देख लो, जैसा आइसोट्रोपिक का मतलब कि एक जैसा व्यू है कि नहीं। अभी एक जैसा व्यू क्यों भाई, तो देखो जैसा गौर से किसी भी एंगल से देखो इसको, यह आपको जो एक जैसा ही दिखेगा, है कि नहीं। तो इन द सेंस कि वी कैन से दैट आइसोट्रोपिक मीन्स सेम व्यू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। बट इसमें जरा सा देखोगे, इस तरफ से देखोगे कुछ और व्यू नजर आएगा, इस तरफ से कुछ और इस तरफ से कुछ और, है कि नहीं। तो कहने का मतलब क्या कि इस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं अनिसोट्रोपिक, इन द सेंस कि डिफरेंट व्यू फ्रॉम डिफरेंट एंगल्स। जनरली जो हम लोग के आइसो जो हम लोग का अमorphous सॉलिड होते हैं वह आपको सॉफ्ट सॉलिड्स होते हैं। ठीक है, तो कहा जाता है कि जनरली सॉफ्ट। ठीक है, और इतना सॉफ्ट कि दैट इट कैन बी कट विथ नाइफ। ठीक है, बट यहाँ पे आपको these are hard, cannot be cut with knife। अगेन एक और बहुत बड़ा डिफरेंस है, ठीक है, इन दोनों के बीच में। ठीक है, क्योंकि हम लोग का बोर्ड भर चुका है तो मैं आगे जो है डिफरेंस निकालता हूँ। जो आप अमorphous सॉलिड को देखते हो, इनके पास कोई एक फिक्स्ड शार्प मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट नहीं होता है। ठीक है, दे हैव रेंज ऑफ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स।
ठीक है, मैं स्पेसिफाई करूँगा मेल्टिंग पॉइंट ही। ठीक है, तो दिस डोंट हैव अ फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट, बट इट हैज रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। सपोज टेक फॉर एग्जाम्पल कि मैंने बोला क्या कि जो सोडियम क्लोराइड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है 23,450 डिग्री सेल्सियस होता है, तो एट द सेम टाइम एग्जैक्ट उसी टेम्परेचर पे वह मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। बट एज फार एज अमॉर्फस सॉलिड इज कंसर्न्ड, ठीक है, वह आपको सपोज कि मैंने बोला कि 50 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट करेगा, तो कुछ आपको जब 40 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड फर्दर ऑन 50 और 60 तक वही जो आपको मेल्ट होते रहेगा। तो यहाँ पे रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट्स होता है आपको अमॉर्फस सॉलिड में। बट एज फार एज द क्रिस्टलाइन सॉलिड इज कंसर्न्ड, इट हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इसके अलावा जो हम लोग को पता है, ठीक है, एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल है आपको मैं खास करके लिख रहा हूँ, जैसे टेक फॉर एग्जाम्पल वैक्स, सोप, ठीक है, और एक और मैं इंपॉर्टेंट चीज लिख रहा हूँ ग्लास। और क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो हम लोग का एग्जाम्पल होगा वह होगा सॉलिड NaCl, KCl एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये हम लोग का डिफरेंस है आपको अमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। ठीक है, आप लोग नोट कर लोगे। तो हम लोग देखें कि अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स द सॉलिड कैन बी क्लासिफाइड एज अमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो बेसिकली हम लोग का जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है वह होता है आपको जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड पे ही। ठीक है, वी आर नॉट गोइंग टू सी अबाउट द अमॉर्फस सॉलिड। अमॉर्फस सॉलिड हम लोग जो है टच नहीं करने वाले, व्हाटएवर। ठीक है, अब देखो जैसा गौर से हम लोग जो है क्या करते हैं, फर्दर हम लोग जो डिवाइड करते हैं सॉलिड्स को इनटू 4 डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है, अब किस तरीके से, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ बॉन्ड्स बिटवीन देम, ठीक है, या फिर टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सेकंड हम लोग का ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ interaction between the particles। ठीक है, और इसके बेसिस पे हम लोग जो आपको सॉलिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट मैं लेने वाला हूं आपको जो कोवैलेंट सॉलिड। जो हम लोग का कोवैलेंट सॉलिड होता है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं थ्रू कोवैलेंट बॉन्ड्स, है कि नहीं। तो मैं लिख लेता हूं हियर द पार्टिकल्स आर arranged and held together by strong covalent bond। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल क्या है, इसका एग्जाम्पल है ग्रेफाइट।
देखो जरा सा ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है, या एक कार्बन का एलोट्रॉप है और कुछ हम लोग को ऐसा जो अरेंजमेंट मिलता है, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है, कुछ ऐसा आपको अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स मिलेगा। दिस फॉर्म हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर, यह आपको जो हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। जहां पे आपको कॉर्नर दिख रहे हैं वहीं पे आपको जो है कार्बन के एटम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ग्रेफाइट के बारे में बात करो तो दिस फॉर्म द हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर। एक और एग्जांपल है आपको डायमंड। ये भी आपको जो एलोट्रॉप ऑफ कार्बन का है, ठीक है। देखो जैसा इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं होता है। These are tetrahedrally held particles. And so on. इस प्रकार से जो डायमंड का स्ट्रक्चर होता है, तो यहाँ पे हम लोग का हेक्सागोनल शीट लाइक स्ट्रक्चर है। While here it is tetrahedral structure. ऐसे में जो देखो जैसा गौर से, ये जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे से जो आपको थ्रू कोवलेंट बॉन्ड जुड़े हुए हैं, ठीक है। जनरली दीज आर हार्ड सॉलिड्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग सॉलिड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जनरली हाई होता है, ठीक है। तो दीज आर द यू कैन से दैट कोवलेंट बॉन्ड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो आपको फोर्स ऑफ इंटरेक्शन कैसा होगा, तो दीज आर हेल्ड टुगेदर बाय कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। वेल, नेक्स्ट हम लोग का है मॉलिक्यूलर सॉल्ट। अब ये मॉलिक्यूलर सॉल्ट होता क्या है, तो यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और मॉलिक्यूल्स के बीच में वीक जो वंडर वॉल्स फोर्सेस होते हैं, है कि नहीं। तो जनरली ऐसे जो आपको जो सॉलिड्स होंगे वह जनरली सॉफ्ट होंगे, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि सेकेंड है हम लोग का मॉलिक्यूलर सॉलिड। ठीक है, और ये होता है क्या, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर molecules which are held together by weak van der Waals forces, ठीक है। these are generally soft. एग्जाम्पल है आपका आइस या फिर सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड,
ठीक है, ये सारे के सारे जो आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वाटर होता है वो आपको एक दूसरे वाटर के पार्टिकल्स जो होते हैं एक दूसरे को हेल्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हालांकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग है बट द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर स्टिल द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूल ही होंगे। ठीक है, इस प्रकार से ये आपको बॉन्ड लगता है। क्योंकि हम लोग को पता है कि van der Waals force is the weakest forces है among the nature in the nature among the weakest forces of the nature है। इसी कारण से इसके कारण से आपको जो पार्टिकल्स है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से बॉन्डेड नहीं होते हैं। ठीक है, और आपको बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ इनमें नहीं मिलेगा। ठीक है, जनरली दीज आर सॉफ्ट सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोग का नेक्स्ट सॉलिड है वह है आपको मेटेलिक सॉलिड। यहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो होते हैं मेटल। यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आपको मेटल्स होंगे, मेटल के आयन होंगे और साथ में आपको जो इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा बिकॉज कि हम लोग को पता है क्या कि जो हम लोग का मेटल होता है वह आपका बड़े साइज होने के कारण से इट हैज़ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण से यह क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकाल कर रखता है। ठीक है नहीं, तो अगर ऐसा कुछ हो तो मैं एक जो आपको पोर्शन ले रहा हूँ मेटल का, किस प्रकार से हम लोग विजुअलाइज करें मेटल को, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ठीक है, सपोज कि आई हैव टेकन अ पोर्शन ऑफ मेटल। ठीक है, और इसको बस बहुत ज़्यादा मैग्नीफाई करके मैं देख रहा हूँ। ठीक है, तो देखिएगा क्या कि आपको पॉजिटिव चार्ज के कर्नल्स, क्योंकि यहाँ पर से इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। ठीक है, और आपको जो है नेगेटिव चार्ज के इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, आपको यहाँ पे दिखने वाले हैं। एंड सो ऑन। अब ऐसे में क्या होता है कि ये सारे के सारे एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते रहते हैं। सॉरी, आपस में एक प्रकार का जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं। ठीक है, विच इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है क्या नहीं। तो पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय strong electrostatic forces of attraction between the positive kernels and negative electrons। तो यहाँ पे आपको स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के कारण से, ठीक है, यहाँ पे जो सॉलिड होंगे वह हार्ड सॉलिड होंगे, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा इनका।
ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दीज आर जनरली हार्ड सॉलिड्स। विथ हाई मेल्टिंग पॉइंट्स। बट देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस टू दिस। ठीक है, सर्टेन एक्सेप्शंस भी हैं। एग्जाम्पल आपको जो सोडियम, सोडियम भी एक आपको मेटेलिक सॉलिड है, बट इट इज अ सॉफ्ट मेटल। ठीक है, यहाँ आपको जो सॉफ्ट मेटल होता है। द लास्ट वी हैव, सबसे जो लास्ट हम लोग का होगा वह होगा आपको आयनिक सॉलिड। ठीक है, अगर इसके बारे में बताऊं तो द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर पॉजिटिव चार्ज cations and negative charge anions। ठीक है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा? ठीक है, तो अगेन हेल्ड टुगेदर बाय strong electrostatic forces of attraction। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा इनके बीच में। ठीक है, जब देखा जाए जरा सा गौर से इसके बारे में। ठीक है, सपोज कि हम लोगों ने एक क्यूब लिया, ठीक है, तो इस क्यूब में मैं कहीं पे पॉजिटिव ले रहा हूँ तो कहीं पे निगेटिव ले रहा हूँ, कहीं पे पॉजिटिव ले रहा हूँ तो कहीं पे नेगेटिव ले रहा हूँ। अगेन यहाँ पे पॉजिटिव तो यहाँ पे आपको नेगेटिव, यहाँ पे आपको पॉजिटिव तो यहाँ पे आपको नेगेटिव। अगर मैं इसको एक्सटेंड करना चाहता हूँ तो और भी एक्सटेंड कर सकता हूँ। इट डजंट मैटर्स मी अ लॉट, ये कोई मैटर नहीं करेगा, हम लोग और भी ज़्यादा इसको एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव दे दूँ, यहाँ पे नेगेटिव है तो यहाँ पे पॉजिटिव दे दूँ, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे आपको पॉजिटिव। नीचे भी एक्सटेंड करना चाहते हो तो आप एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, इट इज अप टू यू। ठीक है, बट यू कैन शो एज मच यू वांट। यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव। ठीक है, यहाँ पे आप पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। देखो आपको थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में इट हैज अ लेयर्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयंस। ठीक है, और ये जो आपको एक दूसरे को बहुत जोर से खींचे होंगे बिकॉज दीज हैव वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। These solids are generally very hard and high melting point। ये जनरली बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं और हाई मेल्टिंग पॉइंट इनका होता है। वेल, ऐसे मैंने स्ट्रक्चर दिखाया जिस प्रकार से लग रहा था कि मेरे को पहले से ही पता है कि पार्टिकल्स कहाँ पे रहेंगे। बट हाउ कैन वी फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स? क्या आपने देखा है सर? तो एक्चुअली कोई देख नहीं सकता। ठीक है, बट
इनडायरेक्टली वी कैन अज्यूम, ठीक है, कैसे अज्यूम कर सकते हैं उसका एक्सप्लेनेशन करने के लिए जो आपको ब्रैग्स ने एक इक्वेशन दिया, ठीक है। तो देख लेते हैं आपको ब्रैग्स इक्वेशन क्या होता है। देख लीजिए, हम लोग ब्रैग इक्वेशन को जानने के लिए क्या करने वाले सॉरी, हम लोग ब्रैग इक्वेशन को जानने के लिए कंसीडर करने वाले हैं लेयर्स ऑफ सॉलिड। मान लिया कि इस प्रकार से जो आपके सॉलिड्स के पार्टिकल्स आपको अरेंज हैं, यहाँ पे हम लोग जो आपको एक्स-रे डिफ्रैक्शन करते हैं, ठीक है, तो यह मान के चला जाता है क्या कि जो पार्टिकल्स है वह रिफ्लेक्ट कर सकते हैं रेज ऑफ लाइट को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन फॉलो होगा, ठीक है। सपोज कि हम लोग का कोई रे है, ठीक है, वह आपको यहाँ पे स्ट्राइक करता है और एक आपको जो रे है वो यहाँ पर से सीधा स्ट्राइक करता है, ठीक है। ये पैरेलल रेज हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि रिफ्लेक्शन के बाद पैरेलल ही निकलेंगे, ठीक है। कंसीडर दीज आर द टू लेयर्स ऑफ द सॉलिड। ये हम लोग का दो लेयर है आपको सॉलिड का, और इन दो लेयर के बीच की दूरी मान लेते हैं कि हम लोग का d है। हम लोग कुछ पॉइंट्स दिखाते हैं A, B, C, D, E और F। ये दो रेस के बीच में जो आपको फेज डिफरेंस या पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, देखो जैसा पाथ डिफरेंस आपको कितना होगा, देखो इसको हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन से मिलाते हैं, इसको भी आपको डॉटेड लाइन से मिला लिया है कि नहीं। तो इसको हम लोग कोई नाम देते हैं G और इसको H, ठीक है। तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, ठीक है, पाथ डिफरेंस इज GE प्लस EH, यही पाथ डिफरेंस हो गया। कंसीडर करते हैं कि यह वाला एंगल हम लोग का थीटा है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देंगे इस पे। ये मैंने आपको जो अगेन D बनाया है, ठीक है। तो यह वाला एंगल तो हम लोग को पता है कि इट इज 90 डिग्री, ठीक है। और अगर ऐसा हुआ तो ऑब्वियस सी बात है दिस एंगल विल बी थीटा। व्हाई? द रीजन इज दिस एंगल इज 90 माइनस थीटा, है कि नहीं, क्योंकि ये वाला एंगल हम लोग का 90 माइनस थीटा है, बिकॉज की जो आपको पहले लाइन पे जो आपको एंगल बन रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है
कि दिस एंगल विल बी 90 माइनस थीटा, है क्या नहीं? वेल, तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो तो देखना, जैसा ये 90 डिग्री तो ये भी 90 डिग्री, है कि नहीं? अब मेरे को ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस, इट मींस कि आपको जो, और ये जो हम लोग का जो लाइन है हम लोग का कॉमन है, तो विद द हेल्प ऑफ RHS, ठीक है, राइट हाइपोटेनस और साइड, हम लोग कह सकते हैं क्या कि ट्रायंगल BGE इज congruent to triangle BHE, ठीक है। ड्यू टू RHS में आपको ज़्यादा डिटेल में जो ये डिफाइन नहीं करने वाला हूँ फिर से, बट मैं समझा देता हूँ, समझेंगे जरा सा गौर से। दिस लाइन इक्वल टू दिस लाइन, दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, and this hypotenuse is common to this both. तो RHS because the right angle hypotenuse and a side, ये सब चीज कॉमन है, that means कि these are congruent, है कि नहीं? तो ये दोनों ट्रायंगल congruent है, तो अगर congruent है तो we can say that GE is equal to EH, ठीक है, या फिर हम लोग कह सकते हैं पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू 2GE, isn't it? अगर पाथ डिफरेंस 2GE होता है तो थोड़ा सा समझेंगे बच्चा, ठीक है, ये तो हम लोग को पता है कि इट इज D, ठीक है, तो भाई ये क्या होगा, बिकॉज ये हम लोग का एंगल पता है, ये हाइपोटेनस पता है, तो व्हाट विल बी दिस, तो ये कुछ हम लोग का ऐसा सिचुएशन आ चुका है, ठीक है, कि हम लोग को जो हाइपोटेनस पता है दैट इज D, ठीक है, बेस हम लोग को नहीं पता है, ठीक है, और ये हम लोग का GE है, एंड दिस इज आवर थीटा। अगर मैं पूछूं कि आपको GE बताओ विथ रेस्पेक्ट टू थीटा एंड D, ठीक है, तो आप लोगों को पता होगा क्या कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, तो हम लोग साइन थीटा इज इक्वल टू हम कह सकते हैं क्या, GE बाय D, D इज हियर हाइपोटेनस, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू GE, सॉरी, पाथ डिफरेंस हम लोग का क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस अभी निकाला ही नहीं, अब GE को साइन थीटा के फॉर्म में करेंगे, तो देखो जैसा गौर से, GE इज इक्वल टू D साइन थीटा, isn't it? अब देख लो, हम लोग पाथ डिफरेंस कहे थे क्या, पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, देखो 2 तो ऐसे ही छोड़ेंगे, GE को मैं अपोजिट 2D साइन थीटा कह सकता हूँ, बिकॉज कि आपको D साइन थीटा GE और 2 को ऐसा ही छोड़ दिया, ठीक है, बट हम लोग जो आपको अकॉर्डिंग टू डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़े थे क्या, ठीक है, कि आपको पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा, तो दिस इज known as the Bragg's equation,
ठीक है। अब n कैन बी 1 और 2 और 3 डॉट 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 एंड लैम्डा इज wavelength, d is distance between the layers, ठीक है। और थीटा इज व्हाट, ब्रैग्स एंगल, ठीक है। तो यह था हम लोग का ब्रैग्स इक्वेशन। आई थिंक आप लोग को यह स्टेटमेंट नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। तो मैं फिर से लेता हूँ, n इज इक्वल टू 1 और 2 और 3 डॉट डॉट डॉट, लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ, ठीक है, d इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स एंड theta is Bragg's angle. By this way we can find out the distance between the two layers of the particles. पार्टिकल का जो दो लेयर होता है उसके बीच में कितनी दूरी होती है वह हम लोग पता कर सकते। अब हम लोग कुछ आगे बढ़े उसके पहले मैं चाहूँगा कि कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स से आप जो है रूबरू हो जाए, ठीक है। तो लिख लेंगे सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है। देख लेते हैं कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स कौन कौन से हैं, ठीक है। जो फर्स्ट इम्पोर्टेंट टर्म मैं यूज कर रहा हूँ वह हम लोग का क्रिस्टल लैटिस, ये होता क्या है, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ particles and voids in three-dimensional space formed by repetition of unit cells। देख लीजिएगा यह क्या है, पार्टिकल्स और वॉइड्स का अरेंजमेंट है थ्री डायमेंशनल स्पेस में, कैसे बना है, बाय रिपीटिशन ऑफ यूनिट सेल। अभी ये सब चीज़ पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, अभी बस देखते रहें, ठीक है। इसका डेफिनेशन बस याद कर लीजिए, ठीक है। दूसरा मैं लेने वाला हूँ कि व्हाट इज यूनिट सेल, ठीक है। तो यूनिट सेल क्या होता है, ठीक है। तो हम लोग कह सकते हैं क्या कि द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द crystal lattice by the repetition of which the whole crystal can be formed। वह सबसे छोटा यूनिट क्रिस्टल लैटिस का जिसको बार बार रिपीट करोगे तो कंप्लीट क्रिस्टल लैटिस बन जाए। जैसे टेक फॉर एग्जांपल, मान ले कि आपका घर का दीवार है, घर का दीवार कैसे बना है, तो ईंटों से बना है। तो हर एक ईंट को आप यूनिट सेल मान लो, ठीक है, और कंप्लीट दीवार जो है वह आपको क्रिस्टल लैटिस है। तो क्रिस्टल लैटिस कैसे बना है, तो ड्यू टू रिपीटिशन ऑफ ब्रिक्स
हम लोग का जो वॉल बना है ड्यू टू द रिपीटिशन ऑफ ब्रिक्स, ठीक है। सिमिलरली जो हम लोग का क्रिस्टल लैटिस होता है वह रिपीटिशन ऑफ यूनिट सेल की वजह से बनता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, सपोज कि हम लोग का कुछ ऐसा अरेंजमेंट है पार्टिकल्स का, पार्टिकल जो आपको इस प्रकार से एक दूसरे से अरेंज है। मैं इस प्रकार का जो अरेंजमेंट दिखा रहा हूँ थ्री डायमेंशनल स्पेस में, ठीक है। यह है क्या, तो देखो पार्टिकल्स तो ऐसे ही दिखते हैं, बट एज फार एज आर कन्वीनियंस बेसिस हम लोग क्या करते हैं कि इसको एक फिक्स्ड लाइन से मिला देते हैं ताकि हम लोग को इसका स्ट्रक्चर समझने में आसानी हो सके। इट इज अ टाइप ऑफ यूनिट सेल। ऐसे ही आपको ढेर सारे यूनिट सेल को मैं मिलाते जा रहा हूँ। एक यूनिट सेल, दो यूनिट सेल, चार यूनिट सेल, चार चार आठ यूनिट सेल्स। ऐसे मैं चाहूँ तो आपको दाएं बाएं ऊपर नीचे हर तरफ से आपको जो बढ़ा सकता हूँ। दिस इज व्हाट क्रिस्टल लैटिस। अब देख लो जरा सा गौर से, मैंने बोला था क्या कि यहाँ पे वॉइड्स भी होते हैं पार्टिकल्स, तो पार्टिकल्स तो आपको दिखते हैं, वॉइड्स क्या होते हैं, तो जो खाली जगह होते हैं उसको हम लोग कहते हैं कि वॉइड्स, ठीक है। तो पार्टिकल्स तो आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है, और साथ में आपको जो है वॉइड्स भी दिखते हैं, ठीक है। अब जहाँ पे पार्टिकल्स मिल रहे हैं उस पॉइंट को हम लोग कहते हैं लैटिस पॉइंट्स। तो वर्ड्स को भी लिख लेते हैं हम लोग और साथ में आपको जो लैटिस पॉइंट्स के बारे में भी लिख लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग का वर्ड्स क्या होता है, द स्पेसेस इन द क्रिस्टल लैटिस where the probability of finding particles is minimum। वॉइड्स वैसे जगह होते हैं जहाँ पे जो आपको पार्टिकल्स मिलने की संभावना सबसे कम होती है, ठीक है। और ऑब्वियस ही बात है लैटिस पॉइंट्स क्या होते हैं, अब जो वर्ड्स का जस्ट उल्टा। द स्पेसेस इन द क्रिस्टल लैटिस where probability of finding a particle
इज मैक्सिमम। ठीक है, तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे।